सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में सुनाया। फैसले के लिए बानी पीटीआई को अडयाला जेल पहुंचाया गया था। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद बमुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जज ने अपने फैसले में कहा कि अगर बानी पीटीआई जुर्माने की अदायगी नहीं करते तो उन्हें मजीद 6 माह की कैद की सजा होगी, जबकि बुशरा बीबी अगर जुर्माना अदा नहीं करती तो उन्हें मजीद 3 माह जेल में गुजारना पड़ेंगे। एहतसाब अदालत का अलकादिर यूनिवर्सिटी को वफाकी हुकूमत की तहवील में देने का हुक्म भी दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी से जुड़े 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। इस दौरान केस की तकरीबन 100 से ज़ायद समातें हुई हैं। इस पर इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, इसके लीगल पहलुओं पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ इसके सियासी पहलुओं पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए तशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इस पर अपना तजिया पेश करेंगे। इनके साथ साथ याहिया फरीद साहब माहिर कानून है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच, आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। याहिया फरीद साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस केस को, इसके फैसले को कैसे देख रहे हैं, और इसके अगर हम लीगल पहलुओं पर बात करें तो ये केस की जो नौयत को देखते हुए ये कितना स्ट्रॉन्ग समझते हैं आप? अगर इसको चैलेंज किया जाता है तो किस हद तक रिलीफ की उम्मीद है? क्योंकि बानी पीटीआई की जो हमशीरा हैं उनकी जानिब से कल ये बयान दिया गया था कि हम दुआ कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द केस का फैसला आ जाए, सज़ा सुना दी जाए ताकि हम इसको फौरी तौर पर चैलेंज करें। तो क्यों उनकी इतनी उम्मीद जुड़ी हुई है? इस बयान से लग रहा है कि उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चैलेंज जब किया जाएगा तो उनको कुछ रिलीफ की उम्मीद है। देखिए, इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस थे, वो इद्दत का मामला हो, साइफर का मामला हो, वो तोशाखाना के मामला हो, ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस था और ये 190 मिलियन पाउंड का जो नैब का रेफरेंस था, ये एक सबसे डेंजरस और सबसे सीरियस केस था इमरान खान के खिलाफ। और उसकी वजह ये थी कि देखिए, एक तो फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटरी का केस था, करप्शन का मामला था, और करप्शन जो थी वो भी ट्रांजैक्शनल थी, ट्रांसनेशनल थी, जिसमें यूके की हुकूमत भी मौजूद है और उसमें नेशनल क्राइम एजेंसी यूके इन्वेस्टिगेट कर रही हो, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक पार्टी बना हुआ है, और कैबिनेट के जो 3-4 मेंबरान हैं उनकी टेस्टिमनी आ चुकी हुई थी। इसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, आजम खान, उनकी भी टेस्टिमनी मौजूद थी। और एक करप्शन का मामला होने की वजह से जो इमरान खान का बयानिया रहा, जो पीटीआई का बयानिया रहा कि हम मिस्टर क्लीन है और हमारी पार्टी जो है वो अकाउंटेबिलिटी के लिए स्टैंड लेती है, ये बयानिया भी जो था वो पॉलिटिकली और लीगली भी एट रिस्क था। अब जहां तक इस केस की बात आती है तो इस केस में एक ऑफेंस नहीं हुआ, बल्कि इसके अंदर मल्टीपल ऑफेंसेस हमें 2018 से नजर आते हैं, जब पहली बार नेशनल क्राइम एजेंसी ने फ्रीज किए इन फंड्स को और एक प्रॉपर्टी को, और फिर डिक्लेयर किया कि ये जो फंड्स हैं ये ब्राइबरी या करप्शन का सोर्स लग रहा है, इसका सोर्स जो है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इमरान खान की कैबिनेट और इमरान खान खुद जिस तरीके से उन्होंने एक्ट किया और अपनी अथॉरिटी को यूज किया, देखिए, सबसे पहला सवाल उठा जब शहजाद अकबर साहब कैबिनेट की अप्रूवल लिए बगैर यूके चले जाते हैं और यूके जाकर नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ 2 पार्टीज के सेटलमेंट के अंदर एक थर्ड पार्टी बन जाते हैं एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद वो एक कॉन्फिडेंशियल डीड जो है वो पाकिस्तान लेकर आते हैं, कैबिनेट के सामने रखते हैं, और कैबिनेट को ये खास डायरेक्शन दी जाती है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि आप इस कॉन्फिडेंशियल डीड को डिस्कस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, खोल नहीं सकते, इसको बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ये कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट है। तो एक तरीके से इमरान खान साहब ने, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और कैबिनेट के हेड, उन्होंने अपनी ही कैबिनेट को आइसोलेट रखा, अपनी कैबिनेट से दूर रखा है सारे मामले को, और लगा ये जैसे कैबिनेट को अंडर ड्यूरेस या गन पॉइंट पे जिस तरीके से उनसे अप्रूवल ले ली हो। ये जो मैंने फैक्ट्स आपको बयान किए, ये पहला ऑफेंस एस्टैब्लिश करने की तरफ है, वो है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, कि द प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट को लूप में नहीं रखा और कैबिनेट को दूर रख के, आइसोलेट करके, उनसे अंडर ड्यूरेस ये एग्रीमेंट जो है वो साइन करवाया, जबकि उनका ये एक रोल बनता था कि वो कैबिनेट से अप्रूवल लेते,
वो कैबिनेट के सामने सारे मामले को रखते, लेकिन कैबिनेट से छुपाया गया जिस तरीके से। उसके बाद देखिए मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। अब देखिए ये जो पैसे थे ये तो एनसीए डिक्लेयर कर चुका था कि ये हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं। उन पैसों को किस वजह से मलिक रियाज की लाइबिलिटी में एडजस्ट किया गया? क्या कोई इसके ऊपर कैबिनेट से अप्रूवल है? क्या कोई डिस्कशन हुई? क्या पाकिस्तानी अदारे जैसे कि FIA है, नैब है और बाकी दीगर अदारे हैं, क्या उनसे कोई ओपिनियन आया? तो ये एक फैसला जो है ये तो यकतरफा एक प्राइम मिनिस्टर का अपना फैसला लग रहा है कि ये इन पैसों को सुप्रीम कोर्ट के फंड के अंदर डाल दिया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट से कंसेंट इस पे लिया गया, नहीं लिया गया? तो देखिए ये दोनों जो सवाल थे ये दोनों एक बड़े स्ट्रॉन्ग ऑफेंसेस क्रिएट कर रहे थे। अब तीसरी बात आ जाती है करप्शन की कि मॉनेटरी गेन जो है वो किस तरीके से लिया गया। उसमें फिर ये अलकादे ट्रस्ट को जिस तरीके से बनाया गया, एक जमीन जो ट्रांसफर की गई, जमीन उस वक्त पे मौजूद भी नहीं थी जब ये ट्रांसफर कर दी गई। तो ये सारे के सारे सवाल जो थे, और फिर जहां तक ट्रायल की बात आती है, ट्रायल में 35 विटनेसेस की टेस्टिमनी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो वॉल्यूम्स पे जाता है। तो देखिए मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से PTI को पुराने केसेस के अंदर रिलीफ मिला हाई कोर्ट से, इद्दत का मामला हो, साइफर का मामला हो, उसके अंदर हमें प्रोसिक्यूशन के लकूनास नजर आए थे और हमें लगा था कि इमरान खान का भी एक डिफेंस है इन केसेस में। लेकिन जहां तक अलकादर केस की बात आती है तो डिफेंस बहुत कम है। एहतशाम साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। एहतशाम साहब, इस फैसले के अगर हम सियासी असरात देखें, चूँकि आजकल मुज़ाकरात भी एक जानिब चल रहे हैं, फिर आर्मी चीफ के साथ मुलाकात होना, इन मामलात को देखते हुए और ये फैसला आना, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ आगे क्या होगा इस हवाले से भी मैं चाहूँगी कि आप तज्जिया करें अपना। अब ना 3 चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी जो मुझे समझ आती हैं। पहली तो बात यह है कि जो एक फैक्चुअल जिसको कहते हैं सिचुएशन में आती है वो है कि जावेद राना साहब जो इस अदालत के जज थे, इनके ऊपर बानी PTI इमरान खान साहब ने एक से ज़्यादा दफ़ा एतमाद का इजहार किया कि मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप जो फ़ैसला करेंगे सही करेंगे। लिहाजा ये अगर कोई कहे कि जी उनको इस्तेमाल किया गया तो मेरा ख्याल है ये उनकी अपनी कंट्रडिक्शन आ जाएगी। दूसरी बात है हमने जो सीरियस बात है ना, वो जो मेरा ख्याल है आप इनसे भी पूछिएगा, अपने हमारे दोस्त से भी। अब ये सवाल 14 साल कैद हो जाए तो नैब का लॉ ये कहता है कि 14 साल कैद होने के बाद ज़मानत नहीं होती। यही बात लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ ने भी ये कही है। वो कितने चांसेस हैं, अलीमा बीवी खुश हो रही हैं कि हम वहाँ जाके कर लेंगे। भाई वो केस कितना अर्सा चलता है, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचता है, उस तक क्या होगा, तो कहाँ जाएंगे। तीसरी बात है हमने देखे जिस तरीके से भी जिक्र भी हुआ, अब ये कैबिनेट में जिस तरीके से आपने देखा कि ख़ास तौर पे असद उमर और शीनी मज़ारी ने शोर डाला इस पर, और कि जी ये नहीं हो सकता, हम नहीं करेंगे इसके। उसके बाद फिर आप देख लें अदालत में, आप देख लें उस वक्त के जो इनके मिनिस्टर थे परवेज़ खट्टक डिफेंस के, उन्होंने गवाही दी, फिर ज़ुबैदा जलाल ने गवाही दी, आज़म खान ने गवाही दी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे कि गलत हुआ, ये होना चाहिए था। अब देखिए हम ना ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी जो लोग कहते हैं ना कि जी बानी PTI ने इस पर बताएं एक पैसा भी लिया। देखें जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं ना, जब मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी में आते हैं तो उन पर बड़ी जिम्मेदारी आती है, सख्त सज़ा जो है ना उसके बारे में पाकिस्तानी लॉ भी बताता है। अब अगली बात है कि इसका क्या होगा। देखिए कल मुलाकात आर्मी चीफ से इनकी हुई है और बानी PTI भी बड़े खुश थे। आज आपने देखा अदालत में क्या हुआ, जब गुफ्तगू की आज फिर उन्होंने वही बातें दोहराई, अदारों के ऊपर क्रिटिसिज्म, वो याया खान का दौर अच्छा था। अब देखें ये इतना बीइंग इनप्रडिक्टेबल, आप इतने इनकरेजेबल हैं कि आपको सियासी तौर पे आपको बातों की समझ नहीं आती कि आपको किसका नुकसान है किसका फ़ायदा है। या तो आप माजरत के साथ मर रहे थे कि आर्मी चीफ से मुलाकात हो, मुलाकात को आपने कुछ और रंग दिया। मेरा अपना ख्याल है जो आप सवाल पूछ रहे हैं हम ना, सियासी तौर पे ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। इनकी पार्टी के लोगों से आप बात करें, प्राइवेटली जो बातें करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं रहा, भले 200 केसेस हैं लेकिन ये केस इतना सॉलिड एंड साउंड केस बनाया गया है, या बना इन्होंने खुद दावत दी है कि बैठे बैठाए जनाब आपने जिस तरीके से सारा मामला चलाया, जुल्फी बुखारी के नाम ज़मीन होती है, फिर फरा गोगी आती है बीच में, 250 कनाल ज़मीन उनको मिलती है, और नाम चली जाती है बुशरा के बनी गाला में। तो ये सारा ऐसा मामला नहीं इतनी आसानी के साथ हशअप कर सकते। मैं उनका भी टेक ले लूँ ना कि अब उनके पास जो अभी कानूनी ऑप्शंस हैं, जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा, क्विकली बस ऐड ऑन कीजिएगा कि अब इस केस में आगे ये जो सज़ा है ये इंटैक्ट रहेगी, या आप क्या समझते हैं कि भाई ये आगे जाके शायद इनको रिलीफ मिल जाए इस मामले में? देखिए इमरान खान और बुशरा बीबी के पास जो अब रेमेडी मौजूद है अंडर द लॉ, वो तो यही है कि वो अपील में जाएंगे हाई कोर्ट में, और साथ वो सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस की साथ ही एप्लीकेशन लगा देंगे। अगर तो सेंटेंस सस्पेंड हो जाता है तो उनको ऑटोमेटिकली जो है वो बेल भी ग्रांट हो जाएगी इस केस के अंदर। लेकिन अब 2 चैलेंजेस इमरान खान के सामने हैं। एक तो
15 ऑफ नैब ऑर्डिनेंस जो कहता है कि अब ये 10 साल के लिए डिसक्वालिफाइड है फ्रॉम होल्डिंग ऑफ एनी पब्लिक ऑफिस या इलेक्शन लड़ने के लिए। तो 10 साल की डिसक्वालिफिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी बात यह है कि देखें, इस केस को इद्दत का केस या साइफर के केस के साथ जोड़ा ना जाए। ये केस की अपनी नौयत है और अपना एविडेंस है, और जो बहुत डैमिंग एविडेंस है। हाई कोर्ट के पास भी कोई बहुत बड़े ग्राउंड्स नहीं होंगे अगर हाई कोर्ट रिलीफ भी देना चाहे, बिकॉज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का जब नैब का केस हो तो हाई कोर्ट भी बहुत एहतियात करती है। आपका इस हवाले से टेक आ चुका है, या फरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच ज्वाइन। एक ब्रेक लेते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट के लिए एहतशाम साहब हमारे साथ ही होंगे विद अ न्यू गेस्ट। वेलकम बैक नाजरीन। इंसानी स्मगलिंग का अलमिया, एक और हादसा कई घर उजाड़ गया। दूर प्रदेश में फिर कुछ प्यारे अच्छी सुहानी जिंदगी की उम्मीदें लिए डूब गए। कश्ती में गैर कानूनी तारकीन वतन की स्मगलर से पैसों पर तकरार हुई। स्मगलर्स ने तशद्दुद किया और तारकीन वतन को समंदर के हवाले कर दिया। तकरीबन ये बताया जा रहा है कि लगभग 50 के करीब पाकिस्तानी मौत की नज़र हो गए। सिर्फ 14 अफराद बचाए जा सके हैं। कश्ती में मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि 86 तारकीन वतन सवार थे। जाँ बहक होने वाले 12 पाकिस्तानियों का ताल्लुक गुजरात से बताया जाता है। अहले खाना ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मकतूलीन 4 माह कबल बैरून मुल्क जाने के लिए निकले थे। इंसानी स्मगलर्स ने मराकश की समंदरी हुदूद में मजीद पैसों का मुतालबा किया। पैसे ना मिलने पर कई रोज़ तक समंदर में कश्ती को खड़े रखा गया। वाक़े में बच जाने वाले एक पाकिस्तानी ने टेलीफोन पर अपने अहले खाना को बताया कि जब कश्ती समंदर में खड़ी थी तो शदीद सर्दी के बायस कुछ लोग बीमार हो गए थे और कश्ती में राशन भी कम था। ऐसे में इंसानी स्मगलर्स ने बीमार अफराद को ज़बरदस्ती समंदर में फेंक दिया और कुछ लोगों को तशद्दुद करके कत्ल भी किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्ती के हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत की है। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है और कहा है कि इंसानी स्मगलिंग के मकरूह अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रिपोर्ट के मुताबिक FIA ने 1 माह में 185 इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से कार्रवाई तो अमल में आ रही है, लेकिन फिर भी इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात थम नहीं पा रहे। इसके पीछे कौन से अवामिल हैं जिनको हमें फौरी तौर पर देखना ताकि मज़ीद ऐसे हादसा से बचा जा सके। अगर हम 2024 के ही सिर्फ फिगर्स आपके सामने रखें तो स्पेन जाने वाले जो अफराद थे जिन्होंने कोशिश की लेकिन वो मौत की नज़र हो गए या वो मौत के मुंह में जा पहुँचे, उन अफराद की जो कुल तादाद बताई जाती है तकरीबन 10,457। ये सिर्फ 2024 पिछले साल का फिगर है। तो अभी भी ये वाक़यात नहीं रुक रहे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एहतशामुल हक साहब के साथ ज्वाइन किए सज्जाद बाजवा साहब ने, फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। थैंक यू सो मच सर, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। आप ही की जानिब आ रहे हैं। रिपोर्ट्स का कह दिया जाता है जब भी ऐसे हादसा आते हैं, जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं जी, रिपोर्ट तैयार की जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि मैसिव लेवल पर क्रैकडाउन भी किया जाएगा जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, एजेंट्स हैं, इनके खिलाफ। और ऐसा हुआ भी, हमने देखा पिछले माह भी काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन अभी तक ये वाक़यात रुक नहीं पा रहे। क्या हम सही तरीके से जो एक पूरा ग्रुप है या एक नेटवर्क है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, जिसमें हम देख रहे हैं कि छोटों पे तो हम हाथ डाल लेते हैं, लेकिन जो इसके पीछे बैठे हुए मजबूत अफराद हैं शायद उन तक हमारे हाथ नहीं पहुँच पा रहे। आप ये समझते हैं? देखें, हर जगह हर अदारे का एक माहौल होता है और उस माहौल के मुताबिक ही काम होता है। और अगर एक अदारे का माहौल ऐसा हो कि वहाँ ईमानदार बंदे के लिए नौकरी करना आलमोस्ट मुश्किल हो या नामुमकिन हो, और जहाँ पे करप्ट तरीन लोग जो हैं वो सरफिरस्त हों, उन हालात में फिर रिजल्ट ऐसा ही आता है जो हमारे पास इस वक्त है। और अगर आप देखें गुजरात और गुजरांवाला डिवीजन में, तो शायद FIA का ये सबसे बदतरीन एरिया है या जो है जहाँ पे जो एनवायरनमेंट है आपको वहाँ मिलेगा, जो सबसे अच्छा होना चाहिए था। जहाँ इतना नोटिस ले चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर तक बार बार नोटिस लेते हैं, हर साल हर 6 माह बाद, हर 2 माह बाद को वाक़या होता है, चंद हफ्ते बाद फिर वाक़या होता है, कश्ती डूबती है और हम वही एक रटाया पुराना सिलसिला शुरू करते हैं और फिर साथ साथ ही उसकी जो मिट्टी में दब जाता है। अभी भी देखें, ये होगा
और अगर तो मैं पहले भी आज सुबह भी 2 टीवी में मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, आपके टीवी में पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, अगर तो वजीर आज़म साहब ने इस पे पर्सनली ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि नोटिस तो पहले ले चुकी हैं, अगर इसको डे टू डे उन्होंने खुद मॉनिटर ना किया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखेंगे, पहले सबसे देखेंगे जो दफातर जिन्होंने काम करना है, जो कार्रवाइयां डाल रहे हैं, वहां का हालात क्या है, वहां का एनवायरनमेंट क्या है। अगर उनके दफ्तरों में, अपने दफातर में एजेंट माफिया बैठा हो और वो दफातर चला रहे हों, तो वहां पे आप तो कैसी कर सकती हैं कि वहां को बेहतरी आएगी? बिल्कुल। एक क्या मुमकिन है एक बंदा जो है ईमानदार बंदा है, वो तो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, ना उसके पास पेट्रोल है, ना उसके पास गाड़ी है, ना उसके पास कोई स्टाफ है जो रेड कर सके, पकड़ सके। तो जिसने प्राइवेट माफिया रखा हुआ है, जिसके साथ 2-2, 3-3, 4-4 प्राइवेट लोग अफसर के पास होंगे, वो भी एजेंट माफिया का हिस्सा जो लोग हैं, वो 2 फर्जी कार्रवाई डालेंगे, पकड़ के कार्रवाई डालेंगे होंगे। क्या अभी तक कोई मेन एजेंट पकड़ा गया? कितने पकड़े गए? क्या इस कश्ती डूबी, उससे पिछली कश्ती डूबी, उससे पिछली कश्ती डूबी, उनके जो प्रिंसिपल अक्यूज थे, जो मेन थे, जो एजेंट थे, क्या उनमें से कोई पकड़े गए? अगर पकड़े गए तो उनमें से कितने पकड़े, कितने अभी तक जो है वो फरार हैं? राइट। और जो पकड़े गए क्या उनको सजा हुई? इन एजेंट्स पे एहतशाम साहब हाथ डालने के लिए अगेन वही बात आ जाती है कि जिस इदारे ने हाथ डालना है, अगर वहां पर ही काली भेड़ें होंगी और उनको हम अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम किस तरह से अचीव कर पाएंगे जो हम टारगेट सेट करते हैं। जी, अब इस मसले को चूंकि हमने पहले देखा था, जब ये पिछले 1-2 महीने पहले जब ये वाकया पेश आया था लिबिया वाला, उसके बाद हमने इस हवाले से बड़ी बात भी की, मीडिया पर भी बात हुई, वज़ीर आज़म भी एकदम से हमें मुतहरिक नज़र आए और क्रैकडाउन शुरू हो चुके थे। लेकिन उसके बावजूद हम शायद अगेन वही बात आ जाती है कि हम उन लोगों को नहीं पकड़ पा रहे, एक वो नेटवर्क तोड़ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये मामला जो हैं अभी वहीं के वहीं हैं। अब क्या हमें करना क्या होगा फौरी तौर पे? हम ना देखें करना क्या है, ये तो बड़ा वाज़ेह है, करना कुछ आए तो अब हमें रिपोर्ट्स तक नहीं रहना सर। लेकिन देखिए अभी सवाल हम देखें, अभी सवाल किया जा रहा था, अभी आपके सवाल के जवाब में भाई साहब ने जो जवाब दिया है कि जी हमें बताया जाए कि कितने लोगों को सज़ा हुई, कितने लोग कैफरे किरदार तक पहुँचे। आमना मैं अगली बात आपको बताता हूँ, जो असल बात है कि इनमें से ज़्यादातर लोगों को छोड़ दिया गया, किसी को ज़मानत के नाम पे, किसी को कि जी आपके केस में जान ही नहीं है। देखें ना, एक तो होता है ना कि आपने केस पकड़ा, आपने लोगों को इंसानी स्मगलिंग में लोगों को पकड़ा और सबूत आ गए सामने, इतने नुकसान हुए, इतनी इंटरनेशनल लेवल पे हमारे साथ हमारी एम्बेरसमेंट हुई, इतनी फ्रस्ट्रेटेड है गवर्नमेंट भी, आप भी, मैं भी, सिविल सोसाइटी भी, फिर ये बार बार क्यों हो रहा है? चंद दिन पहले वाक़या हुआ, अभी देख लें जितने बेईमाना तरीके से लोगों की जान ली गई। देखिए पहला तो आमना अफसोसनाक बात है कि इन लोगों को क्यों समझ, आप मुझे बताएं, लोगों से पैसे लेके 25, 30, 35, 40 लाख रुपया दे के आमना ये लोग जाते हैं। इतने से तो अपना छोटा मोटा कारोबार अपने इलाके में हो सकता है। ये क्या है कि काम ना करना, लालच है कि वहीं जाना। और फिर देखें आमना एक के बाद हमारे लिए एक और चीज़ सर, हमारे मिनिस्टर इसहाक डार साहब कह रहे थे कि जी सवाल पूछा गया सेनेट में, कौमी असम्बली में उनसे, उन्होंने कहा जी 10,000 पाकिस्तानी जो है ना हमारे सऊदी अरब में जेलों में बंद हैं। अब देखें उसके बाद वो एक अलग खबर आती है मुल्क के लिए बदनामी का सबब। आज ये खबर आई, इंटरनेशनल खबर है ये, वहाँ आप देखें जिस तरीके से ये सारा कुछ हुआ, वो आप लोगों के सामने जो आ रही बातें, तो हर सर यहाँ पर जो पढ़े लिखे अफराद हैं तकरीबन वो भी, अगर हम डेटा उठा लें 2024 का, इतनी डेस्परेशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि लोग जो अभी जा रहे हैं, तकरीबन 7 लाख से ऊपर अफराद हैं जो मुल्क छोड़ के 2024 में जा चुके हैं। तो ये तो हुकाम आला पे जिम्मेदारी है कि 2 साल में देखें हुकूमत की जिम्मेदारी तो आमना जो है, आपको भी पता है हुकूमतें हमारे यहाँ कितनी एफिशिएंट है। 2 साल में 18 लाख लोग चले गए हैं, स्किल्ड लोग भी चले गए हैं, पढ़े लिखे लोग भी चले गए। सवाल यह है कि एक तो अपने तौर पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे घरों में जो होता है, रिश्तेदारों अजीज़ों में होता है, हम नहीं समझा पा रहे, ये खुद समझ नहीं रहे। वंस एंड फॉर ऑल इसको डील करने का इसको डील करना चाहिए और इसको फौरी तौर पर देखना चाहिए, इस मसले को इस पे वॉर फुटिंग की तरह काम करना चाहिए सजाद साहब। लेकिन दूसरी जानिब इसका एक फरीक ये भी है जो मुतासरा लोग हैं, वो जब बेट फेंकी जाती है उसमें ट्रैप हो जाते हैं। अब ये मीडिया भी कई बार इस मामले को उठा चुका है, ऑब्वियसली इतनी अवेयरनेस तो आ चुकी है कि आप जब अपने बच्चे को उसके मुस्तकबिल के लिए, उसका मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए भेज रहे होते हैं, लेकिन आप उसको कितनी ज़्यादा रिस्क में डाल रहे होते हैं, कितनी जानें जा चुकी हैं
और मोस्टली तो हम ये देखते हैं कि वो जिंदा नहीं बचते और वहाँ जाकर भी जो वो सौबतें काटते हैं वो भी एक। तो इसमें फैमिलीज पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और उनको किस तरह से इस मामले में उनको समझाया जाए, किस तरह से हमें डील किया जाए कि ये मामला ऐसे पेश आए ना, लोग उस जानिब जाए ना। देखिए, इसमें किताबी बातें तो बहुत ज्यादा हैं कि जी अवेयरनेस नहीं है। देखिए, हर बंदे को पता है, हर बच्चे को पता है कि उसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है। इस सारे के बावजूद बच्चे जा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि अभी इस वक्त जो यंग जनरेशन है, जो बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, ग्रेड 9 से ऊपर चेक कर लें, और चाहे डिग्री होल्डर है, चाहे उसने बैचलर किया है, चाहे मास्टर किया है, चाहे इंजीनियर है या डॉक्टर है, तो वो यहाँ पे अपने आप को जो उनका फ्यूचर सेफ नहीं समझ रहे, फाइनेंशियली सेफ नहीं समझ रहे। मैं ये नहीं कहता कि उनका फ्यूचर कोई है, उनको जान को खतरा है, नहीं, वो फाइनेंशियली सेफ नहीं समझ रहे और वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे, और ये जो किताबी बातें हैं ये होती रहेंगी, जिन लोगों को ये नहीं है, फलां नहीं है, सबको पता है। और मेजॉरिटी में आप देखेंगे तो पेरेंट्स नहीं भेज रहे, बच्चे फोर्स कर रहे हैं पेरेंट्स को, चाहे वो फॉरेन किसी बाहर जाकर डिग्री हासिल करने के लिए, दाखिले के लिए, इमिग्रेशन के लिए, या वो इस तरह के जो इलीगल रूट्स हैं इनको यूज करने के लिए। और इस सारे का सारा बेसिकली आपको एड्रेस करना है कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें और ऐसे जो लॉज हैं जो कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को वो फोर्स करें कि अगर वो जॉब देती हैं तो रिजनेबल दें। आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर यहाँ पे 25-30 हज़ार, 40 हज़ार। सज्जाद साहब, एक चीज और भी देखें आप, वो उनकी सज्जाद साहब एक चीज़ और भी देखें आपने कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो घर से बड़े सुखी हैं और अच्छे पैसे वाले लोग हैं और कहते हैं जिम्मेदारों के बच्चे हैं जिनका पैसे का इशू नहीं है, वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ये एक अलग एक अलमिया हमारे लिए। बिल्कुल सख्त कानून होना चाहिए। सज्जाद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच सर। वक्त शाम साहब अगले सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और अहम स्टोरीज पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इजराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी का माहिदा खुश आइंद है, जो न सिर्फ गजा बल्कि पूरे मशरिक वस्ता में अमन के फ़रोग का बायस बनेगा। 3 मराहल पर मुश्तमिल इस माहिदे में, जिस पर 19 जनवरी से अमल दरामद शुरू होगा, इजरायली अफवाज का गजा से बतदरीज इनखला, गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी और ज़ख्मियों को इलाज के लिए गजा से बाहर जाने की इजाज़त। हमास की तरफ से 33 इजरायली यरगमालियों हॉस्टेजेस और बदले में इजराइल की जानिब से तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई की शिकें शामिल हैं। दूसरी जानिब इजराइल हमास पर शराइत ना मानने का इल्ज़ाम लगाकर सीज़ फायर माहिदे से पीछे हटने लगा। हमास ने इजरायली वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। ये खबरें हैं कि इजरायली वज़ीर पेन-गोयर ने गाज़ा जंग में बंद जो माहिदे की हवाले से कहा जा रहा है कि इस सूरत में हुकूमत से अलग होने की धमकी दे दी है, जिसके बाद जंग बंदी माहिदे पर वोटिंग के लिए इजरायली काबीना का आज होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गजा में जंग बंदी की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास अब नहीं होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब के साथ हमें चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी, थैंक यू सो मच सर जॉइनिंग द शो। आप किस हवाले से, इसी हवाले से सबसे पहले आप ही की जानिब आऊँगी मैं। ये जो सीज़ फायर मुआहदे की हम देख रहे हैं कि अभी से इस हवाले से थोड़ी सी बदमज़गी पैदा होना शुरू हो गई है। काबीना का जो इजलास है अब वो फ़िलहाल तो नहीं हो रहा, इस हवाले से नेतन्याहू की जो काबीना है उसमें हम देख रहे हैं इख्तलाफात भी पाए जा रहे हैं, तकसीम पाई जा रही है। इस मुआहदे की कामयाबी आप कितने चांसेस देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ ये मुआहदा खुशाइन है वहीं इसमें तशवीश का आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि इसराइल जो है या यहूदी जो जितने भी हैं, माजी की पूरी तारीख़ अगर आप उठा के देखें तो वो हमेशा वादा खिलाफ़ी करते रहे हैं, अहद शिकनी करते रहे हैं। और अभी भी उन्होंने इस जो अभी एक मुआहदा हुआ जो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि इस टाइम पे अमेरिका का एक दबाव है इसराइल के ऊपर, क्योंकि इस टाइम पे इसराइल के ऊपर दबाव सिर्फ अमेरिका डाल सकता है। वैसे तो कोई भी मुल्क डाल सकता है, लेकिन क्योंकि अमेरिका की उनको सिफारती सपोर्ट आ जाती है, उनको दिफाई सपोर्ट आ जाती है, मुआशी सपोर्ट आ जाती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो इसराइल जो है वो दुनिया के अंदर दहशत गर्दी फैलाता रहता है। लेकिन क्योंकि इस बार अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं आने वाले और जो मौजूदा सदर बाइडन है
उनकी ये दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग है कि किसी सूरत जो है इसको जंगबंदी की तरफ ले जाया जाए। आपको याद है कि पहले भी डील ऑफ द सेंचुरी के लिए जो है जब करवाई थी तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो उनका दौरे हुकूमत था, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसीलिए इस माहदे के अंदर दोनों फरीकैन यानी कि एक आने वाले सदर और एक मौजूदा सदर दोनों के नुमाइंदगान वहाँ मौजूद हैं, और ये कतर के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसके अंदर मिस्र के लोग भी बैठे हुए हैं और इसी तरीके से कतर के और अमेरिका खुद जो है वो इसमें शामिल है। अब हमास के दरमियान ये मुआहदा करना, पहली बात यह है कि हमास को एक तो बात यह है कि अंडरस्टैंड कर लिया, उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हमास एक ताकत है और हमास जो है ये ऐसे ही मुआहदा है जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका कहता आया कि हम तो अफगानिस्तान से हुकूमत से बात करेंगे, तालिबान से नहीं करेंगे, लेकिन आखिरकार उनको अफगान तालिबान से बात करनी पड़ गई। तो ये एक हमास से बात करने में हमास की रिकग्निशन जो है उसको सामने लेके आते हैं, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर जो है उनकी तरफ से बदनीयती, देखें सबसे बड़ी बदनीयती आमना साहिबा ये है कि आप गौर करें कि अभी उन्होंने चंद हफ्ते कबल बल्कि चंद रोज कबल उन्होंने एक नक्शा जारी किया एक ग्रेटर इसराइल का, जिसके अंदर उर्दन को भी शामिल कर लिया, उसके अंदर और इलाके भी शामिल कर लिए, इराक के भी कर लिए। तो ये उनकी बदनीयती थी सीरिया के अंदर जो है, और फिर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम तो जो अरब का इलाका है सऊदी अरब का, उसको भी हम जो है वो अपने अंदर जो है वो जम करेंगे। अब इस नक्शे के ऑफिशियली उनका जारी होना, इस बात से पूरी अरब दुनिया में एक खलबली मच गई, और हद यह है कि यूएई जिसके साथ वो अच्छे ताल्लुकात और सिफारती ताल्लुकात इसराइल के हैं, उसके बावजूद यूएई भी जो है वो इस बात के ऊपर बरस पड़ा और सऊदी अरब की जानिब से एक बहुत ही सख्त किस्म की स्टेटमेंट जो है वो जारी हुई। इससे नजर ये आता है कि इसराइल के अज़ाइम जो हैं वो बड़े खतरनाक हैं। वो वक्ती तौर के ऊपर जो है सिर्फ अमेरिका के दबाव के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि इसका एक सियासी तस्वीर निकाला जाए, और यही बात उन्होंने यूक्रेन की जंग के लिए भी कही है। तो इसलिए नजर ये आता है कि ये एक वक्ती दबाव के नतीजे में दुनिया इस वक्त जो तीसरी वर्ल्ड वॉर है उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती इस वक्त जो सारी सिचुएशन है। इसराइल देखें एक दहशतगर्द मुल्क है और उसकी निगाहें जो है वो बहुत आगे हैं। उनका एक ख्वाब है ग्रेटर इसराइल का, जिसके अंदर वो यहूदा की जो रियासत है उसको बढ़ाना। चले इत्तेशाम साहब की जाने भी चलते हैं। अब्दुल्ला साहब मैं आपके पास वापस आती हूँ, आखिरी बात कर लूँ इसके अंदर। देखिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये मुआहदा रहेगा नहीं, और सिर्फ ये इसराइल की जानिब से नहीं बल्कि खित्ते के अंदर जहाँ जहाँ ज्यादती हुई है वहाँ के लोग इतनी आसानी से भूलेंगे नहीं, क्योंकि एक आपको मालूम है कि अरब के मुतल्लिक मशहूर है कि वो एक कीना शुतर भी रखते हैं और फिर वो इतनी जल्दी से ये मामलात भूलेंगे नहीं, इसलिए ये जंग जो है मुझे थमती नजर नहीं आ रही है। तो शाम साहब एक चीज़ ये भी है एग्जैक्टली जैसे अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि हमास के भी कई जो हम देख रहे हैं कि मीडिया पर आकर उनके जो रहनुमा है वो ये बात कर चुके हैं कि उनको भी इतना एतमाद नहीं है कि इसराइल इसकी पासदारी करेगा इस मुआहदे की। ख़ास तौर पे जब हम ये देखते हैं कि जब वो ग्रेटर इसराइल का अभी अपना नक्शा भी जारी करते हैं, उसके बाद इजरायली जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से ये बयानात भी सामने आना कि वो ना तो हमास और ना ही फ़लस्तीनी जो अथॉरिटी के हवाले वहाँ के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं गज़ा के और गवर्नेंस के मामलात हैं वो नहीं करना चाहते, और वो ये समझते हैं कि वो अपने हाथ में ही मामलात रखना चाहते हैं। सो ये भी खबरें हैं कि यूएई और यूएस के साथ मिलकर इजराइल इन मामलात को देखेगा, तो फिर कैसे सर इस मसले का हल निकलेगा? अमना भी जो बात हो रही थी ना, एक बात तो हमास के लीडरों ने, वहाँ के लोगों ने जब एक जश्न मनाया जा रहा है, जब जंग बंदी पे बातें हो रही हैं, वो कहते हैं फॉरगिव और फॉरगेट वाली तो बात भूल ही जाएं, हम बदला लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो एक चीज़ साबित होती है कि आप 45-50 साल से लोगों को मार रहे हैं और आज तक कामयाब नहीं हो सके। आप देखें छोटी सी जगह पे आपने जितनी तबाही फेरी है, 1200 इजरायली मारे गए, उसके जवाब पे आपने 46,000 लोगों को मारा, बच्चे बूढ़े और ख़वातीन उसमें ज़्यादा हैं। 2,75,000 घर तबाह हो गए, 10 लाख कहते हैं स्ट्रक्चर, 10,000 स्ट्रक्चर जो है तबाह हुए। कहा जा रहा है 40 बरस लगेंगे रिहेबिलिटेशन के लिए, $50 बिलियन से ज़्यादा खर्च होगा। वो एक नई मुसीबत है। देखिए हम ना ये सियासत इतना बेरहम प्रोफेशन है कि अभी आप देखने बाइडन और ट्रंप दोनों जो है ना वो आप इसको कहना चाहिए क्रेडिट ले रहे हैं। बाइडन साहब तो कह रहे हैं देखें जाते जाते मैं अपना ही काम कर गया। फिर 1.25 साल आपने
हर दफ़ा आपने सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो किया करारदाद को सीज़ फायर हो जाए। ट्रंप साहब जो कहते थे मैं तबाही फेर के रख दूंगा, और ट्रंप को उन्होंने इजराइल को कहा था मेरे आने से पहले फिनिश द जॉब, आज वो भी क्रेडिट लेने। देखिए सियासत बहुत ज़्यादा, असल बात यह है कि एक चीज़ साबित हो गई है कि इनके रेजिस्टेंस ने जिस अंदाज से पुटअप किया अपने आप को, वो इजराइल के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब यह कि जंग बंदी होगी नहीं होगी, मेरा ख्याल है ये दबाव आएगा इजराइल पे। अभी तो उनकी अपनी लड़ाई शुरू होगी ना, ये फार राइट इनकी पार्टी है और एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा फार राइट जो इनके सपोर्टर हुकूमत में शामिल हैं वो अब इनकी मुखालफत कर रहे हैं। इजराइल में आप देख लें जिस तरीके से ज़बरदस्त मुजाहरे शुरू हुए हैं जंग बंदी के ख़िलाफ़ और इनके ख़िलाफ़ कि जी क्यों मादा कर रहे हैं, दोनों साइडों पे हम अपना कहते हैं सड़कों पे लोग आ गए हैं। तो ये लगता है कि दबाव तो नेतन्याहू पे आएगा जंग बंदी के लिए और अमेरिका के लिए भी है, और ये हमारे जो इस्लामी मुल्क है ख़ास तौर पे इजिप्ट और कतर जिन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है, और ये विथड्रॉल होगा वहाँ से इजरायली ट्रूप्स का, इजराइल की अफवाज का वहाँ से ये होगा। देखिए इसके बगैर गुजारा नहीं। देखिए हमने ये तो मायदे में लिखा गया है कि जिन जगहों पे वो उन्होंने कब्जा किया इजराइल वहाँ से विड्रॉ करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी मौजूद थे, इत्तेशाम मौजूद थे। नाजरीन तो जनाब हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ रहे हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, दिल खराश ये वाक़या पेश आया पंजाब के ज़िला जेहलम में, जहाँ पर सराय आलमगीर की ये 4 साला ज़हरा जुनेद, ये नन्ही बच्ची 5 जनवरी को अपने घर से निकलती है और अपनी खाला के घर जाने के लिए ये बच्ची, बताया जा रहा है इसकी वालिदा के मुताबिक, कि निकली थी और अगले रोज़ मोहल्ले के एक गैर आबाद घर से इसकी लाश बरामद होती है। नन्ही ज़हरा जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब इसकी मेडिकल रिपोर्ट की है जो उसके सामने आई है, उसके मुताबिक इस बच्ची के साथ रेप हुआ है और इसका डीएनए मैच हुआ है मुलजिम नदीम जट नामी एक शख्स से, जिसका ये बताया जा रहा है कि ये 5 साला मकतूला ज़हरा की गली का ही रिहायशी था, यानी इनके नेबर्स में ये रहता था। और उसी शख्स ने हमसाए के हुकूक, हम पढ़ते आए हैं कि हमारा जो मज़हब है वो बताता है कि कितने खूबसूरत और कितने सख्त किस्म के अल्लाह ताला ने आपके ऊपर फ़र्ज़ भी है और हमसाए के हक़ भी हैं, हकूक़ भी हैं, ये दिए हुए हैं। लेकिन उस पर हम ये देखते हैं कि जहाँ पर हम वो हुकूक तो अदा नहीं कर रहे, अपने फ़राइज़ की अंजाम दही से हम पीछे हट रहे हैं, वहाँ पर हम एक ऐसे दरिंदे का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे मासूम जो हम देख रहे हैं कलियाँ हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं, उनको मसल देते हैं और फिर ये ज़ख़म जो हैं सबसे ज़्यादा इनके घर वालों पर ये गहरे ज़ख़म उनके दिलों पर छोड़ जाते हैं जो कि पूरी ज़िंदगी भर नहीं पाते। इस हवाले से बात करने हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीर सियाल। ज़हीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। इस स्टोरी के हवाले से बात करने के लिए ज़रा आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले जाएंगे। इस जो मुलजिम के हवाले से कहा जा रहा है ये गिरफ्तार हो चुका है, इसके डीएनए मैच हो चुके हैं, क्या कार्रवाई हुई और इस वाक़े के हवाले से एग्जैक्टली हमें बताइएगा ये हुआ कैसे? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो पुलिस सेक्टर सराय आलमगीर के इलाके खुआर में पेश आया था। बच्ची जो है वो घर से निकलती है ट्यूशन के लिए और वो ट्यूशन सेंटर में ही पहुंचती है और रास्ते में ही उसको एक हमसाया जिसका नाम अब सामने आ चुका है, नदीम बताया जा रहा है, वो उसको अगवा कर लेता है और अगवा करने के बाद उस बच्ची के साथ वो पुलिस जो मेडिकल जो रिपोर्ट में सामने आया है कि वो शब्द करता है और शब्द के बाद उसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता है और बनाने के बाद फिर वही मुलजम उस बच्ची को उसकी सांसें बंद करके उसको कत्ल करके उसकी जो लाश है वो बोरी के अंदर बंद करके, साथ ही जो वैरान हवेली है कि उसको उसकी जो ऊंचाई है वो 25 से 30 फुट है, उस ऊंचाई से वो उस बोरी में बंद करके उसकी लाश जो है वो वैरान हवेली में और फेंक देता है। और दूसरे दिन जो पुलिस है, जो लवाहिकीन है, वो मुतल्लिका जो पुलिस स्टेशन है सराय आलमगीर उसको इतला देते हैं। पुलिस तमाम तर अपने मामला जो बरकरार लाते हुए इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लेती है, जिसकी जो सरबराही होती है वो डीएसपी सराय आलमगीर राय मुनीर साहब वो अदा कर रहे होते हैं। पुलिस की तहवील में इसके खिलाफ अब तक क्या एक्शन हुआ है? जी बिल्कुल, मुलजम जो नदीम है उसका जो डीएनए रिपोर्ट आने के बाद आने के बाद मुलजम को पुलिस ने गिरफ्तारी डालकर जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है सराय आलमगीर मुंतकिल किया जा रहा था। तो जैसे ही उसको जब मुंतकिल किया जा रहा था तो रास्ते में ही पुलिस जो है वो मुलजम को लेकर एक गांव है जिसका नाम खुआर बताया जा रहा है, वहां पर जाए बकुआ पर वो जो इस्तेमाल होने वाले जो उसने कपड़े पहने हुए थे उस दिन वारदात के दौरान
उसकी बरामदगी के लिए जा रही थी, तो मुलजम जो नदीम है वो पुलिस वैन से पुलिस मुलाजमीन के साथ मुजामत करते हुए चलती हुई गाड़ी से हथकड़ियों समेत फरार हो जाता है। अच्छा, और अभी मुलजिम फरार है? जी बिल्कुल, जो मुलजम था उसको फरार होने के बाद अब पुलिस राय के मुताबिक जो मुलजम था उसकी जो तलाश है वो रात भर जारी रही। अब जो मामला सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि जो पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें जो मुलजम है जो गाड़ी से फरार होता है, उसको जो डेड बॉडी है, अब पता लगा कि उसकी लाश है वो एक इलाका थाना सिविल लाइन का इलाका है, गुजरात का इलाका है, वहाँ जो फरार मुलजम था नसीम, उसकी लाश मिली है। पुलिस की जानब से जो मुकदमा तो ये पुलिस के हवाले से क्या बताया जा रहा है कि ये शख्स जो आप बता रहे हैं कि इसकी लाश मिली, कंफर्मेशन हो गई है और कैसे इसकी हलाकत हुई? हाँ जी बिल्कुल, ये वही मुलजम है जिसने बच्ची को जिनसी ज्यादती, अगवा और जिनसी ज्यादती के बाद बेदर्दी के साथ उस मुलजम ने कत्ल किया। और पुलिस की जानब से जो इंदराज मुकदमा जो दर्ज किया गया है पुलिस ने थाना सिविल लाइन में, उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि मुलजम जो है नदीम उसको नामालूम शख्स की गोली का निशाना बनाया है और मौके पर ही जाबाक हो गया है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ज़हीर सयाल हमारे साथ मौजूद थे इस स्टोरी पर बात करने के लिए। क्या तफसीलात हैं इस स्टोरी से मुतालिक उन्होंने वो बताई, लेकिन जाते जाते हम यही कहेंगे कि वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि माशरे में ये दरिंदे पाए जाते हैं और इनको रोकने के लिए हम देखते तो हैं, कवानीन तो हैं, फिर उस पर हम देखते हैं कि गिरफ्तारियाँ भी अमल में आती हैं, लेकिन शायद सज़ाएँ उस तरह से नहीं हैं या सज़ा के जो एक मराहिल हैं वो उस तरह से तय नहीं हो पाते जिस पे हम ये कह सकें कि हम अपने जो बच्चे हैं, उनके जो कातिल हैं या उनके जो मुजरिम हैं, उनको उस तरह से सज़ा दें, इबरत का निशान बनाएं ताकि दोबारा ये वाक़यात जन्म न लें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।